ठीक है, तो आपका ये टॉपिक है ऑफिस लेआउट वर्सेस ऑफिस मैनेजमेंट। तो पहले ऑफिस लेआउट पढ़ते हैं पहले, उसके बाद ऑफिस मैनेजमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, पहले ऑफिस लेआउट देखते हैं। देखिए क्या है, ऑफिस आपको बनाना है ना। ठीक है, एक्चुअल में ऑफिस मैनेजमेंट पहले पढ़ना चाहिए, लेकिन आपने ऑफिस लेआउट है तो इसलिए ऑफिस लेआउट ही पढ़ते हैं पहले। आपको ऑफिस बनाना है, उसके लिए क्या करेंगे आप? बिल्डिंग को हायर करेंगे या बिल्डिंग बनाएंगे, जो भी हो, है ना। जब आप उसको हायर कर लिए, है ना, हायर मतलब रेंट पे ले लिए, रेंट पे ले लिए ऑफिस बनाने के लिए, या तो अपना लैंड पे खुद से बना लिए, तो उसके बाद आपका एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टास्क जो है वो है कि ऑफिस स्पेस प्लानिंग और ऑफिस लेआउट। ऑफिस स्पेस प्लानिंग मतलब ऑफिस, जैसे आपने ले लिया 1,000 स्क्वायर फीट, तो बहुत छोटा होता है। 5,000 स्क्वायर फीट ले लिया आपने, है ना, ऑफिस ले लिया। आपको इतना ऑफिस जो है ना ओपन स्पेस टाइप का मिलता है ना। ऑफिस का देखिएगा तो ओपन स्पेस टाइप का रहता है, इस टाइप का मिलता है। अब उसको आपको इतने स्पेस को प्लानिंग करना है ना। इसी प्लानिंग को ऑफिस लेआउट कहते हैं। इसी को ऑफिस लेआउट है कि आपका कहाँ क्या बनेगा। इतना बड़ा एरिया है लेकिन कहाँ क्या बनाना है। ठीक है, तो ऑफिस लेआउट को बनाते समय या उसका प्लानिंग करते समय भी बहुत सारे फैक्टर को ध्यान में रखना पड़ता है। और बहुत सारे फैक्टर उसको इस आपके इस डिसीजन को प्रभावित करते हैं कि कौन सा ऑफिस कहाँ होगा, एंट्रेंस पे क्या होगा। कभी आपने ऑफिस में देखा है कि जो रिसेप्शन काउंटर होता है वो पीछे में है? रिसेप्शन काउंटर कहाँ होता है? आपके एंट्रेंस पे ही होता है। क्यों होता है ऐसा? है प्लानिंग है ऐसा। क्यों प्लानिंग हुआ ऐसा कि रिसेप्शन काउंटर हमेशा उस जगह रहेगा, एंट्रेंस के पास रहेगा? क्योंकि आप किसी भी ऑफिस में आप अंदर जाएंगे तो सबसे पहले आप हर चीज नहीं जानते हैं उस ऑफिस के बारे में, तो आप पूछना चाहेंगे, किसी से पूछना चाहेंगे, तो आपको हेल्प के लिए कौन रहेगा पूछने के लिए? पूछताछ रिसेप्शन काउंटर एक रहेगा जो उसी समय आपको बता दे कि आपको यहाँ जाना है, तो वहीं से आप राइट डायरेक्शन में जाएंगे, है ना। अगर इसी हेल्प डेस्क को या रिसेप्शन काउंटर को सबसे पीछे कर दे, ऑफिस के पीछे ना, तो आप वहां तक तो पहुंच ही नहीं पाएंगे, है ना। तब तक आए आप पूरे घूमते रहेंगे तब उसका पहुंचेंगे। तो यही क्या है, ऑफिस स्पेस प्लानिंग है। इसी को लेआउट भी कहते हैं। तो एक विद्वान है हमारे लिटिल फील्ड के अनुसार, लिटिल फील्ड नाम ये सब याद रखना पड़ेगा, मैंने कल भी बोला था। निश्चय। लेकिन योगी जी विपक्ष। तो लिटिल फील्ड के अनुसार ऑफिस नहीं इक्विपमेंट का पाएंगे अवेलेबल यहाँ फ्लोर स्पेस में अरेंजमेंट करना ही ऑफिस लेआउट है। उन्होंने कहा फैक्ट में लिखा। कि इन्होंने कहा कि ऑफिस इक्विपमेंट का, है ना, ऑफिस में इक्विपमेंट्स होते हैं आपके, कंप्यूटर हैं, टेबल हैं, चेयर हैं, फैक्स मशीन है, टेलीफोन्स हैं, ये सब ऑफिस इक्विपमेंट है ना। का जितना आपका फ्लोर स्पेस अवेलेबल है उसमें उसको अरेंजमेंट करना ही ऑफिस लेआउट है। सिंपली उन्होंने क्या कहा कि आपके जो भी ऑफिस इक्विपमेंट है उनको, आपका जितना आपके पास स्पेस है, अवेलेबल स्पेस है, उसको में अरेंज करना ही आपका ऑफिस लेआउट है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि ऑफिस लेआउट का मतलब डिफरेंट डिपार्टमेंट, ठीक है, तो इसी को अवेलेबल फ्लोर स्पेस में, ठीक है, ये समझ गए हम लोग। इस प्रकार कहा जा सकता है कि ऑफिस लेआउट का मतलब डिफरेंट डिपार्टमेंट, इक्विपमेंट और मैन या पर्सनल का एक अवेलेबल फ्लोर स्पेस में अरेंजमेंट करना, जिससे स्पेस का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके।
तो जनरल वे में हम इसको कह सकते हैं कि ऑफिस लेआउट क्या है। इसका मतलब है कि एक ऑफिस में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। आपके यहाँ ही देखिए, कहीं एलबी है, कहीं ईटी है, कहीं पीवी है, इस तरह के अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। तो उन अलग अलग डिपार्टमेंट का, इक्विपमेंट्स का, कहाँ पर फैक्स रखना है, मशीन कहाँ पर, कंप्यूटर रखना है, क्या कहीं भी तो नहीं रख देते ना, एक लेआउट बना के रखते हैं कि कौन कहाँ रखना है ना। सर डैशबोर्ड बंद करवाइए, कोई डैशबोर्ड पे कुछ कर रहा है। वही तो मैं देख रहा हूँ कि ये, ठीक है चलिए देखते हैं। तो स्पेस का मैक्सिमम क्या होगा, इससे यूटिलाइजेशन होगा। पर्सनल, जैसे ऑफिस में कौन रहेंगे, पर्सन रहेंगे, बहुत सारे आदमी रहेंगे, क्लरिकल स्टाफ हो सकते हैं, ऑफिसर्स हो सकते हैं। तो वो कौन कहाँ सीटिंग अरेंजमेंट क्या होगा, क्या बैठना कहाँ रहेंगे, है ना। ये सभी फ्लोर स्पेस में अरेंजमेंट करना ही स्पेस। और इससे स्पेस का आपको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है। अब जैसे एक 5,000 का आपका स्क्वायर फीट का है एरिया, उसमें बहुत बड़ा ऑफिस भी बनाना है आपको, अलग अलग डिपार्टमेंट भी बनाना है, तो स्पेस का यूज करना पड़ेगा, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। यही स्पेस लेआउट है, ऑफिस लेआउट। तो अब है कि एक देखिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑफिस लेआउट। ये तो पूरे स्क्रीन में है। एक सेकंड दीजिए। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑफिस लेआउट आपके टॉपिक में ही है ये सब, कि आपके ऑफिस जो लेआउट कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, उद्देश्य क्या होना चाहिए, है ना। माइल्स और स्टैंडिंग फोर्ड है, ये स्टैंडिंग फोर्ड, इसको सही कर लीजिएगा, स्टैंडिंग फोर्ड है ये। ऊपर भी इसके बारे में, इन दोनों के बारे में पढ़ चुके हैं। इन दोनों ने कहा कि फर्नीचर, मशीन एटसेट्रा का अवेलेबल स्पेस में अरेंजमेंट करना ही ऑफिस लेआउट है ना। इन्होंने सिंपली कहा कि आपके पास जो फर्नीचर है, मशीन है ना, उसको जो भी अवेलेबल स्पेस है उसमें अरेंजमेंट करना, कौन कहाँ रहेगा, यही ऑफिस लेआउट है, सिंपली इन्होंने कहा था। ठीक है। इसके अलावा और भी ऑब्जेक्टिव, सिर्फ यही नहीं, ये दो ऑब्जेक्टिव नहीं, और ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं इसके। तो इसके अलावा देखते हैं क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, इसके उद्देश्य क्या है, क्यों हम करते हैं ऑफिस लेआउट, एक्चुअल में करते क्यों हैं। ऐसा नहीं कि ऑफिस बनाए, आए कहीं भी कुछ भी रख दिए, ये फर्नीचर यहाँ रख दिए, है ना। आए हम लोग ऑफिस बनाए, एक यहाँ पर एंट्रेंस है, यहाँ पर जैसे यहाँ पर फर्नीचर रख दिए, यहाँ पर कंप्यूटर रख दिए, यहाँ पर कुछ, ऐसा नहीं करते हैं हम लोग। एक लेआउट बनाते हैं कि कंप्यूटर यहाँ रखना है, कॉर्नर में रखना है, हो सकता है तो फैक्स मशीनें यहाँ रखनी है, ये सब। तो आखिर क्यों करते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या, उद्देश्य क्या है। तो इसका फर्स्ट उद्देश्य है हमारा, ऐसा क्यों हम लोग प्लान बनाते हैं, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस। स्पेस जो भी अवेलेबल स्पेस है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना, है ना, अधिक से अधिक स्पेस का यूज हो जाए। सर्विसेज लाइक पावर, टेलीफोन एटसेट्रा को अवेलेबल करना। अब जैसे अगर देखा जाए
यहाँ देखिएगा कि जैसे यहाँ पर पावर का सॉकेट यहाँ पर है ना, पावर का सॉकेट यहाँ और कहीं नहीं हो सकता है। तो अगर हम कोशिश करें तो हो सकता है कंप्यूटर यहीं लगाएं, है ना, यहाँ ना लगाएं, क्योंकि यहाँ के लिए फिर से हमें यहाँ तक वायरिंग करना पड़ेगा या बहुत सारी चीजें करना पड़ेगा। तो जो भी अवेलेबल है वहीं पर उसको फिक्स करना, सभी स्टाफ्स को गुड वर्किंग कंडीशन को प्रोवाइड करना, है ना। हम इस ऑफिस में ये देखते हैं कि जितने भी स्टाफ हमारे काम करेंगे उसको वर्किंग कंडीशन अच्छा मिले, है ना, वर्किंग कंडीशन अच्छा मिले। जैसे अब नॉर्मल सा बात देख लीजिए कि यहाँ पर अगर फैन है ना, फैन है तो चाहेंगे कि हमारा जो एम्प्लॉय इस फैन के नीचे बैठे, या तो और फैन लगाएंगे, है ना, ताकि उसको हवा, ऐसा ही ये कोने में बैठा है या कोई फैन है कुछ है ही नहीं, तो वर्किंग कंडीशन उसके लिए अच्छा नहीं रहेगा ना, वो उतना काम नहीं कर पाएगा। अब इसके लिए एम्यूनिटीज भी चाहिए, सुविधाएं भी चाहिए, जैसे वॉशरूम चाहिए वगैरह। तो अब ऐसा करेंगे, अब यहाँ पर वॉशरूम रख देंगे तो यहाँ से जाते आने जाने आने जाने में बहुत टाइम लगता है, टाइम किल होगा। तो ये एक मैनेजमेंट में ही आता है, ताकि आपके स्टाफ को अच्छी वर्किंग कंडीशन मिले। इसीलिए हम लोग लेआउट बनाते हैं। लेआउट ऐसा होना चाहिए जिसे सुपरवाइजर अपने स्टाफ पे नजर रख सके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि लेआउट ऐसा रहता है ऑफिस का। देखिएगा ऑफिस का स्ट्रक्चर कैसा रहता है, जनरली फैक्ट्री में जाइएगा आप, फैक्ट्री के जो ऑफिस में रहता है कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर रहता है, जो कि यहाँ पर अगर गेट है तो यहाँ पर देखिएगा आपका जो सेक्शन में जनरली जेडब्ल्यूएम्स होते हैं ना, एचओएस होते हैं, जेडब्ल्यूएम होते हैं, यहाँ पर बैठते हैं, और यहाँ पर लाइन से हमारा स्टाफ काम कर रहा होता है ना, ऐसा होता है ना। ऐसा इसलिए होता है ताकि ये जो हमारा सुपरवाइजर है, ये जो बैठा है, ये एक साथ सब पे नजर रख सके, है ना, कौन क्या कर रहा है। अब इसको ऐसा कर देंगे कि इसको यहाँ कोने में बैठा देंगे, यहीं कंप्यूटर रख देंगे या यहीं पर कुछ अलमीरा वगैरह रख देंगे तो ये देख ही ना पाए, है ना। तो ये ऐसा नहीं हो पाएगा। इसलिए अच्छा लेआउट इसलिए बनाते हैं ताकि सुपरवाइजर अपने स्टाफ पे नजर रख सके, तो इसलिए से इसे प्लान करना पड़ता है हमें। लेआउट ऐसा हो जो कम्युनिकेशन और वर्क फ्लो में हेल्प करे, है ना, या हेल्प हो। ठीक है। अब देखिए इसमें भी बात है कि आप ऐसा लेआउट बनाएंगे जो कि कम्युनिकेशन में हेल्प करे, है ना। जैसे आपका यहाँ एक सुपरवाइजर बैठा है, तो इस तरह से ना ये सब पे नजर भी रखता है और कम्युनिकेट भी इजी वे में कर सकता है ना। इसको ज्यादा कम्युनिकेशन करने की आवश्यकता होती है अपने एम्प्लॉय से, क्या काम हो रहा है नहीं हो रहा है, तो इसको ये सामने अगर रहेगा तो ज्यादा इजी वे में ये कम्युनिकेट कर पाएगा। लेकिन अब उसको ऐसे बैठा दिया जाए, है ना, इस तरफ से वो अगर बैठेगा, यहाँ कंप्यूटर लगा दिया जाए, इस तरह से बैठे जाएगा, तो ये इजी कनेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसको फिर से मुड़ना पड़ेगा तब यहाँ पर वो नजर रखेगा या कम्युनिकेट करेगा, है ना। तो ये ये जो फ्लो है, ये लेआउट है, ये सही नहीं है। अब वर्क फ्लो में हेल्प करे, अगर कम्युनिकेशन सही होगा तो फिर वर्क का फ्लो जो है, मतलब काम करने की जो गति है वो भी तेज होगी, है ना, वो भी तेज होगी। इसका एक और चीज हम बताता हूँ, जैसे सपोज कीजिए ये तीन एम्प्लॉय यहाँ बैठे हैं, एक तीन स्टाफ यहाँ पर बैठा है, और अगर हम इस जगह एक फैक्स मशीन रखते हैं या तो प्रिंटर रखते हैं, आगे पढ़ेंगे कि कोशिश ये किया जाता है आजकल ऑफिसों में कि प्रिंटर एक ही हो। ऐसा नहीं कि हर एक एम्प्लॉय का प्रिंटर हो, प्रिंटर एक हो लेकिन सभी कनेक्ट हो, है ना, सभी कंप्यूटर से कनेक्ट हो, इस तरह की बात है। यहाँ पर रहेगा तो ये इजी वर्क करेगा, ये ना यहाँ आके प्रिंट कर सकता है, यहाँ आके प्रिंट कर सकता है। ठीक है। अब इस प्रिंटर को रख दीजिए यहाँ पर बाहर में, रूम के बाहर दूसरे रूम में रख दीजिए, है ना। तो अब ये यहाँ से यहाँ जाएगा, प्रिंट करेगा, फिर आएगा जाएगा, प्रिंट करेगा, तो इसमें टाइम किल होता है, तो वर्क का जो फ्लो है वो नहीं बन पाता है और वो खराब हो जाएगा फ्लो।
तो लेआउट आपको ऐसा रखना पड़ेगा। ठीक है। अब है, ऐसे लेआउट से ऐसे लेआउट से एम्प्लॉय में सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड लॉयल्टी की भावना स्ट्रांग हो। आपको ऐसा लेआउट बनाना पड़ेगा जिससे जो एम्प्लॉय काम कर रहा होता है उसमें सेंस ऑफ बिलोंगिंग, इसका मतलब होता है कि सपोज कीजिए ये ऑफिस है। ठीक है। तो इस ऑफिस में ना वो अपने आप को कनेक्ट कर पाए। कनेक्ट कर पाए मतलब क्या, वो समझ पाए कि मैं भी इसी ऑफिस का एक हिस्सा हूँ, है ना। मैं भी इसी ऑफिस का एक हिस्सा हूँ। अब अगर इसे, जैसे देखिए इसी, हो सकता है कि दो डिपार्टमेंट हो, एक डिपार्टमेंट यहाँ पर भी हो, और इस एम्प्लॉय को, ये एम्प्लॉय जो इस डिपार्टमेंट का भी एक पार्ट हो, हिस्सा हो, तो बार बार उसे यहाँ भी जाना पड़ता है। तो इसे में वो कनेक्ट नहीं हो पाता है ना। वो ये महसूस नहीं कर पाता है कि मैं इस ऑफिस का भी हूँ कि इस ऑफिस का भी हूँ। लेकिन अगर अगर ऐसा प्लान हो कि इस ऑफिस को भी उठा के इसी ऑफिस में रख दिया जाए, है ना, तो इसका वर्क ऑफ नेचर इससे भी कनेक्ट है, इस ऑफिस से कनेक्ट है। तो ये अपने आप को ज्यादा इससे कनेक्ट कर पाएगा, अपने आप को समझेगा कि मैं इसी ऑफिस का हूँ। और ये जो सेंस जब होता है ना एम्प्लॉय में, तो वो क्या, दो चीजें होती है, एक खराब भी होते हैं, बुरी भी होती हैं और अच्छी भी होती हैं। अच्छी ज्यादा होती हैं। और वो अपने आप को समझता है कि मैं इस ऑफिस का हूँ और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वर्क ऑफ फ्लो को मेंटेन करना, तो ये ज्यादा काम करेगा। कभी कभी इसका उल्टा होता है कि ये अपने आप को समझने लगता है कि मैं ही इस ऑफिस का हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं, तो काम उल्टा करने लगता है वो। तो लेकिन जनरली हम नेगेटिव फैक्टर में क्यों जाए, है ना। तो सेंस ऑफ बिलोंगिंग आए और लॉयल्टी की भावना, सेम बात वही, लॉयल्टी आए काम के प्रति, है ना। ऐसा आपको डिजाइन करना पड़ेगा। डेस्क, फाइलिंग कैबिनेट्स एटसेट्रा के बीच में कलर का मूवमेंट आसानी से हो। आप डिजाइन ऐसा करेंगे, इसको लेआउट ऐसा बनाएंगे कि कहाँ आपको डेस्क रखना है ना, कहाँ आपको डेस्क रखना है, कहाँ पर आपको फाइलिंग कैबिनेट बनाना है ना। ये देखेंगे कि आप जो क्लर्क का जो मूवमेंट हो वो आसानी से हो, क्योंकि हो सकता है इस ऑफिस में पांच छह क्लर्क काम करते हैं, है ना। पांच छह क्लर्क काम करते हैं। तो इजी एसेसिबल हो, सब आ जा सके आराम आराम से, मतलब कि ये जो देखिए, आगे देखेंगे ये सब गैप होना चाहिए ऑफिस में, कैसे एक दूसरे टेबल के बीच में कितना गैप होता है। यहाँ पर एम्प्लॉय बैठा है, यहाँ पर ये दोनों के बीच का भी गैप तो थोड़ा होना चाहिए ना, ताकि एम्प्लॉय आराम से एक जाए भी एक आए भी, ऐसा नहीं कि वन वे हो कि ये जाएगा तो तब तक ये रुका रहेगा। कभी किसी किसी ऑफिस में गए होंगे तो आप देखेंगे इतना कंजेस्टेड होता है कि एक एम्प्लॉय यहाँ से रुक जाता है कि जब तक ये दूसरा नहीं पास करेगा मैं नहीं आऊंगा। इसमें वर्क फ्लो खराब होता है ना, टाइम भी खराब होता है, टाइम भी किल होता है एक काम को करने में। तो ये आपको डिजाइन करना पड़ेगा कि डेस्क थोड़ा इसको पीछे करें, थोड़ा इस डेस्क को पीछे करें, ताकि बीच में गैप रहे अच्छा खासा, ताकि एक दो तीन एम्प्लॉय इसमें मूवमेंट कर सके, का मूवमेंट हो सके। ठीक है। नॉइजी, डिस्ट्रैक्टिंग ऑपरेशन को अलग रखना चाहिए। हाँ, ये देखिए इसका क्या मीनिंग है। अभी तो नहीं जनरली, लेकिन पहले होता था कि जैसे टाइपिंग करते हैं, टाइपिंग का वर्क बहुत नॉइजी है ना। जो मैनुअल टाइपिंग होता था वो उस पे टाइपिंग मशीन पे कितना खट 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 करते रहता है, वो कितना नॉइजी है ना। आप समझ लीजिए कि आपको अकाउंट्स का काम कर रहे हैं जहां पर कि आपको अमाउंट का ट्रांजैक्शन देखना है ना, अमाउंट का ट्रांजैक्शन देखना है। उस ट्रांजैक्शन में एक एक रुपये का हिसाब होता है ना। और आपके बगल में एक टाइपिस्ट को बैठा दिया जाए, एक टाइपिस्ट को बैठा दिया जाए, वो टाइप कर रहा है टक 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 टक, वो क्या कभी देख पाएगा। उसका डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, वो हमेशा डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा।
है ना। अगर एक प्रिंटर को लगा दिया जाए और ऐसा प्रिंटर जैसे पेरोल से प्रिंट होता है, प्रिंट होते रहता है, चलते रहता है घंटों तक, अगर बहुत आवाज करता है, बहुत साउंड करता है ना, तो उसके बगल में अगर कोई अकाउंट का काम कर रहा है कुछ का, तो वो नहीं कर पाएगा सही से, है ना। तो आपको ऐसा बनाना पड़ेगा लेआउट जहां पर ये जो नॉइजी जो आपकी इक्विपमेंट्स हैं उसको थोड़ा अलग रखना पड़ेगा, ताकि इम्प्लॉय डिस्ट्रैक्ट ना हो पाए। ठीक है। कलर के बीच में म्यूचुअल इंटरफेरेंस को अवॉइड किया जाना चाहिए। ऐसा भी ऐसा भी यानी लेआउट ऐसा रखना चाहिए दोनों के बीच में जो क्लर्क हैं उनके आपस में कुछ प्रॉब्लम ना हो, है ना। आप एकदम क्लोज क्लोज कर देंगे, है ना, ऐसा कर देंगे एकदम एक दूसरे के बगल में से बैठा है, ऐसा नहीं बैठना चाहिए। इसका भी एक रूल है कि कितना एक दोनों के बीच में गैप होना चाहिए, है ना। तो इस तरह से आपको बनाना पड़ेगा ताकि उन दोनों के बीच में कोई आपसी गंभीरता ना आए, इस टाइप का कोई निगेटिव ना आए थॉट्स। स्टाफ को प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी देना चाहिए, है ना। आप ऑफिस का ऐसा लेआउट बनाएंगे कि स्टाफ के लिए प्राइवेसी भी हो, है ना, सिक्योरिटी उसकी सुरक्षा भी है। जैसे ऑफिस में आजकल महिलाओं का प्रतिशत बढ़ रहा है ना, बहुत सारी महिलाएं काम करती हैं, तो प्राइवेसी चाहिए उनको, इसलिए देखते हैं कि फैक्ट्रियों में बनाया जाता है उनके आराम के लिए। बहुत सारे अलग अलग रूम्स बनाए जाते हैं महिलाओं के लिए, है ना, तो ताकि प्राइवेसी मेंटेन हो, उनका भी प्राइवेसी है वो भी मेंटेन हो, सिक्योरिटी, इनकी सुरक्षा भी हो सके, है ना। तो ऐसा भी आपको लेआउट रखना पड़ेगा जैसे स्टाफ की प्राइवेसी और सिक्योरिटी मेंटेन हो, तो उसको आपको देना पड़ेगा, आपके लेआउट में ऐसा रखना पड़ेगा, ऑफिस में उसे देना पड़ेगा आपको। ठीक है। ऑफिस लेआउट के लिए अवेलेबल स्पेस के शेप एंड साइज को कंसीडर करना चाहिए। ये सब तो आप देखेंगे ही, लेकिन ऑफिस लेआउट जब बनाएंगे, आपके जो स्पेस अवेलेबल है आपके पास, उसके शेप एंड साइज को तो देखेंगे ही ना, कि आपका ऑफिस कैसा है, इस तरह का है, दैट मीन कि रेक्टेंगल है कि स्क्वायर में है, ये सब तो कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, शेप साइज को कंसीडर करेंगे, उसी के अनुसार प्लान बनाएंगे फिर, है ना, उसी के प्लान बनाएंगे। अगर आपका इस रेक्टेंगल में है तो इस तरह से स्टाफ बैठ सकते हैं, अगर स्क्वायर में है तो दो तीन इस तरह करके भी बैठ सकते हैं, है ना, 2x2 बैठ सकते हैं, 2x3 बैठ सकते हैं। तो शेप एंड साइज कंसीडर करना पड़ेगा। बिल्डिंग और ऑफिस स्पेस का शेप हो सकता है। अब क्या क्या हो सकता है, अगर कोई एक बिल्डिंग है या ऑफिस है, उसका शेप क्या हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, लॉन्ग हो सकता है, नैरो हो सकता है, एल शेप में हो सकता है, यू शेप में हो सकता है, अलग अलग तरह के ये शेप में हो सकता है ना। तो ऑफिस या उसका जो बिल्डिंग है उसका इस तरह का शेप हो सकता है। प्लीज अपना वीडियो बंद कर लीजिए। जो लेट रहे हैं, सो रहे हैं, इस तरह से पढ़ रहे हैं, तो प्लीज वीडियो बंद कर लेना चाहिए आपको, अच्छा नहीं लगता है। इतना तो कट से होना चाहिए ना हम लोग में, बच्चे थोड़ा हम लोग। लेकिन माना जाता है कि स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर शेप हमेशा अच्छा माना जाता है ना। जैसे क्वेश्चन आएगा कि कौन सा शेप अच्छा है, तो स्क्वायर या रेक्टेंगुलर, जनरली हम लोग घर बनाते हैं तो देखते हैं कि हम लोग कैसा ढूंढते हैं, जनरली स्क्वायर ढूंढते हैं, है ना। ऐसा हमें प्लॉट मिले जो स्क्वायर टाइप का हो, जनरली मिलता नहीं है ना, तो फिर रेक्टेंगुलर नहीं वो तो रेक्टेंगुलर, है ना। अब नैरो तो लेते भी नहीं है हम लोग, क्योंकि उसमें स्पेस का यूटिलाइजेशन सही से नहीं हो पाता है, स्पेस का यूटिलाइजेशन अच्छे से नहीं हो पाता है, इसलिए स्क्वायर रेक्टेंगुलर शेप को अच्छा हमेशा माना जाता है। लॉन्ग और नैरो नैरो ऑफिस के लिए फ्लोर स्पेस की आवश्यकता होती है ना। ऐसे अगर आप लंबा बना रहे हैं, इस तरह का ऑफिस बनाएंगे तो ज्यादा लगेगा फ्लोर, क्योंकि है ना, इसमें दोनों तरफ हो सकता है आदमी ना बैठ पाए, तो एक ही तरफ से बैठेगा तो ये बहुत दूर चला जाएगा। अब इसी में आपका टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ लेआउट। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ ऑफिस लेआउट, ये भी टॉपिक है आपका।
अभी तक आपने क्या समझा इसका? उद्देश्य क्या था, क्यों ऐसा काम करते हैं, है ना? अब किस प्रिंसिपल के बेस पे ऐसा करते हैं, ऑफिस लेआउट बनाते हैं, उसका प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत क्या है, कुछ तो होता होगा। तो फर्स्ट देखते हैं लोकेशन ऑफ डिमांड। लोकेशन ऑफ डिमांड, है ना, सॉरी, लोकेशन ऑफ डिपार्टमेंट। मैनेजर द्वारा ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग डिपार्टमेंट और इसके आपसी रिलेशन को आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए। ऑफिस लेआउट बनाते समय आपका प्रिंसिपल पहला क्या होगा कि जो मैनेजर है वही ऑफिस डिजाइन करता है। मैनेजर ही तो तय करेगा कि उसके ऑर्गेनाइजेशन के में अलग अलग डिपार्टमेंट हो सकते हैं। आपके फैक्ट्री एक ऑर्गेनाइजेशन है समझ लीजिए, उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट है जो आपका आपके सर्विस से रिलेटेड चीजें देखता है, वहीं पर डिजाइन होता है, अकाउंट्स हैं, ये अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। अब इनके आपस के बीच के रिलेशन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। कौन करेगा? मैनेजर करेगा, है ना। अब क्यों करेगा? क्यों करेगा? ऑफिस लेआउट बनाने के लिए। क्यों ऐसा? आप सब बोल लीजिए कि आपका ऑर्गेनाइजेशन ऐसा इतना बड़ा है, ठीक है, आपका यहाँ पर ना ईटी है, समझ लीजिए इस्टेब्लिशमेंट है, ठीक है, बिल ग्रुप है, और एक है आपको एफ एंड फाइनेंस अकाउंट डिपार्टमेंट, है ना। उसको अगर यहाँ बना दिया जाए, एफ को यहाँ पर बना दिया जाए, तो ईटी को, एलवी को, बिल ग्रुप को, सबको एफ से जरूरत पड़ता है, क्योंकि सबका पैसे का प्रोसेस यहाँ से होगा, है ना, पैसे का प्रोसेस एफ से होगा। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है अधिक रहने से क्या होगा, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन में लेट होगा, है ना। कम्युनिकेशन में लेट होगा तो फिर आपका टाइम किल होगा, टाइम किल होगा तो वर्क फ्लो खत्म हो जाएगा आपका। तो आपको कैसा लेआउट करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि एफएनडे से किसका किसका रिलेशन है। लेकिन आप एफएनडे के बगल में एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रख दीजिए, प्लांट बना दीजिए, इसका कोई फायदा है क्या? कोई फायदा नहीं है। आप एफएनडे के बगल में अगर प्रोडक्शन रख देंगे तो इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि प्रोडक्शन का एफएनडे से कोई रिलेशन नहीं है। हाँ, लेकिन प्रोडक्शन के बगल में अगर स्टोर हो तो बहुत फायदा है, क्योंकि प्रोडक्शन को स्टोर मटेरियल प्रोवाइड कराता है। ये आप दूर नहीं कर सकते हैं। दूर करेंगे तो आपका मटेरियल हैंडलिंग में जो टाइम किल होगा, समय अधिक लगेंगे, पैसे भी लगेंगे मटेरियल हैंडलिंग में। ताकि आप तब आप कोशिश क्या करेंगे कि ये डिपार्टमेंट जो आपका स्टोर है ये प्रोडक्शन के पास हो, लेकिन ये जो एफ है वो कहाँ हो, ईटीएलबी के पास में हो, बिल ग्रुप के बगल में। ठीक है, तो ये रिलेशन फाइंड करना कि अलग, तो यहाँ एफएनडे और बिल ग्रुप आपका रिलेशन डिफाइन हुआ कि इन दोनों के बीच में एकदम रिलेशन है, तो इसको दोनों को अगल बगल रखेंगे। प्रोडक्शन और स्टोर का बीच का रिलेशन है, इन दोनों को हम लोग अगल बगल रखेंगे। तो इस प्रिंसिपल पर आप तय करेंगे लेआउट। कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है समझ में, कि नहीं आ रहा है? कोई बताइए, बताना चाहते हैं। जी आ रहा था। जी सर आ रहा है। ठीक। थोड़ा सा ऑफिस प्रोसीजर थोड़ा सा बोरिंग है, लेकिन फिर भी पढ़ना तो पड़ेगा क्या। लेकिन अच्छे से पढ़िएगा तो बोरिंग ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा और इंटरेस्ट। सर ऑफिस प्रोसीजर जो पढ़ा रहे हैं हम्म। वो एक ही बार पढ़ाएंगे या एक आध बार और समझाएंगे इसके बारे में? हाँ, और समझिएगा तो और समझा देंगे। अभी समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी ये बताइए, अभी प्रॉब्लम हो रहा है क्या? आ रहा है सर समझ, लेकिन हम लोग अभी पहली बार है ना, तो इसमें थोड़ा सा सर टाइम एकदम लगेगा। बढ़िया से समझ में आ रहा है। कोई कोई बात नहीं, जैसे देखिए, अब हाँ, हो सकता है पहली बार पढ़ रहे हैं, मैंने पहले कल ही बताया था कि थोड़ा सा आपको रिलेट करना पड़ेगा, है ना।
तो इसे बार बार आप देखिएगा, बार बार सुनिएगा, ठीक है। पर ये नोट्स आप प्रोवाइड कराएंगे ना जो पढ़ा रहे हैं? हाँ हाँ, नोट्स दे देंगे, नहीं देंगे तो आप पढ़ेंगे कैसे। एक्चुअली मैं नहीं दे पाया, इस ग्रुप में नहीं दे, मेरे पास टाइम ही नहीं था एक्चुअली में ना, आज क्या ना सीजीएम मीटिंग था, तो सुबह से हम लोग उसी में परेशान थे ना। मैं 6 बजे आया हूँ, ओके सर। तो मैं कुछ कर नहीं पाया ना, रिकॉर्ड को वो भी नहीं प्रोसेस कर पाया और वो भी नहीं दे पाया, तो मैं दे दूंगा सर। ठीक है, तो बार बार इसको जब पढ़िएगा, खुद से पढ़िएगा और देखिएगा, और जी जी। कोर्स मैं दूंगा उसको सुनिएगा, तो ये क्लियर हो जाएगा, बहुत बड़ी बात। सर ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे क्या? क्या अच्छा ऑब्जेक्टिव? हाँ जी सर। मैं ऐसे आपको प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बना दूंगा बाद में, क्या दिक्कत है, बहुत बड़ा बात नहीं है ये। लेकिन प्रॉमिस नहीं करूंगा, क्योंकि आप जब प्रॉमिस करेंगे ना तो आप फिर शुरू हो जाएंगे। नहीं सर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बुक कौन सी मिलेगी इनके? कोई बुक मिलती है? मुझे तो नहीं पता कि कोई बुक मिलती है, इसकी बुक कहाँ से आती है? मतलब सर ये तो आपको। क्वेश्चन बनाना पड़ेगा सर, इसमें से। हम्म सर एक बात बोलना है। हम्म सर अगर ऐसा हो पाए कि जो भी आप हमें नोट्स दें हम्म। वो आपके क्लास के एक दिन पहले हमें मिले, तो हम पहले से ही पढ़ के आए क्लास में, जिससे हम अरे अच्छे तरीके से रिलेट कर पाए, और क्रॉस क्वेश्चन अगर कुछ हो तो वो बात के 5 या 10 मिनट में हम पूछ पाए। ठीक ठीक है, सुनिए तो, ये तो अभी डेमो क्लास चल रहा है ना एक्चुअल में, है ना, और मुझे भी टाइम नहीं मिल पा रहा था। मैं पहले ही नोट्स दूंगा, जब पहले देंगे तो आप एक बार कम से कम थोड़ा पढ़ लेंगे, ठीक है। जी जी एक जी बार पढ़ने के बाद जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें आपके पास क्वेश्चन भी रहेंगे पूछने के लिए, है ना, क्योंकि जी बिल्कुल। डायरेक्ट आप पढ़ेंगे तो आपके पास क्वेश्चन भी नहीं रहेगा, सबके जी साथ वो प्रॉब्लम है। तो आप पहले पढ़ लेंगे तो आपके पास क्वेश्चन भी रहेगा, और और समझ भी पाएंगे, तो वो मैं पहले ही दूंगा, है ना, वो पहले ही दे दूंगा, कि ताकि आप इसको पढ़ पाएं और समझ भी पाएं। ठीक है, वो सब पहले से ही होगा। ओके ठीक, सर। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, तो लोकेशन, ताकि हम लोग क्या करते हैं, रिलेशन को आइडेंटिफाई करते हैं। अब है क्लोजली इंटर रिलेटेड डिपार्टमेंट को एक दूसरे के पास होना चाहिए, इसके लिए फॉलोइंग कंडीशन को कंसीडर किया जाता है। क्या जा सकता है, मैंने जैसे बताया ना, एकदम क्लोजली इंटर रिलेटेड है, बिल ग्रुप अपेंडे, तो एक दूसरे के पास होना चाहिए, इसीलिए कंसीडर करते हैं कुछ कंडीशन को, जैसे ऐसे जनरल ऑफिस ऐसे जनरल ऑफिस जो अदर डिपार्टमेंट को सर्विस देता है, उसे सेंट्रल लोकेशन पर होना चाहिए, है ना। अब क्या समझे इससे, इतना बड़ा है ना। अब मैं जैसे एफएनडी का ही बात करता हूँ, फाइनेंशियली, ये किसको किसको सर्विस देता है, ईटी को देता है कि नहीं देता है, ईटी को सर्विस देता है आपके, जैसे आपने क्या लगाया, रोज के लिए एलटीसी के लिए लगाया, कुछ भी लगाया, सब तो फाइनेंस में ही जाएगा। बिल ग्रुप, है ना, यहाँ भी जाएगा, और भी डिपार्टमेंट है, फाइनेंस के लिए तो पैसे के लिए तो जाना ही पड़ेगा। तो हम कोशिश करेंगे कि इस डिपार्टमेंट को ऐसा सेंट्रल पॉइंट पे रखा जाए, ताकि जहाँ से सारे डिपार्टमेंट की दूरी जो है कम हो, है ना। ऐसा नहीं कोई यहाँ पर डाल दिए तो ईटी से तो नजदीक हो गया, बिल ग्रुप से दूर हो गया, है ना, तो इसको सेंट्रल पॉइंट पे हम लोग रखेंगे, है ना? तो जो सभी डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहा है, ये एफएनडी बिल ग्रुप को भी, ईटी को भी, आईबीजी होता है उसको भी सर्विस दे रहा है, तो बहुत सारे डिपार्टमेंट को ये सर्विस दे रहा है, तो हम चाहेंगे कि उसको सेंट्रल लोकेशन पर रखा जाए, ठीक है। पब्लिक डीलिंग डिपार्टमेंट, जैसे सेलिंग, बाइंग, पब्लिक रिलेशन एटसेट्रा, को एंट्रेंस के पास होना चाहिए, है ना। आपका डिपार्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपका ये ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन में आप चाहेंगे कि जो पब्लिक डीलिंग करता है, जहाँ सेल होता है, बेचा जाता है, जैसे स्क्रैप सेल होता है ना, स्क्रैप सेल होता है, सेलिंग डिपार्टमेंट हो गया। आप अपना फैक्ट्री से रिलेट कीजिए, बाइंग जहाँ पर परचेज किया जाता है, ठीक है। पब्लिक रिलेशन
और जैसे ऑफिसेस हैं, जैसे आपका पेंशन सेल है, रिलेशन हो रहा है ना, पेंशन सेल होता है, तो उसमें वैसे भी एम्प्लॉय आते हैं जो रिटायर हो चुके होते हैं। ठीक है। और तो इन सारे डिपार्टमेंट को कहाँ आप कोशिश करेंगे, इंट्रेंस के पास होना चाहिए। जैसे सेलिंग एजेंसी, जैसे मैं स्क्रैप डिपार्टमेंट, अगर स्क्रैप सेलिंग एजेंसी को हम यहाँ पर रखें, स्क्रैप डिपार्टमेंट को यहाँ रखें, तो क्या होगा कि जब कोई बायर आएगा, परचेजर आएगा, तो उसको यहाँ तक आना पड़ेगा। मतलब पूरी फैक्ट्री को क्रॉस करना पड़ेगा और यहाँ तक आ जाएगा वो। तो पूरी फैक्ट्री देखते हुए आएगा, है ना, पूरी फैक्ट्री को देखते हुए आएगा। तो ये नहीं होना चाहिए, इसको यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि पब्लिक डीलिंग है ना, ये पब्लिक आते हैं यहाँ पर, जनरल पब्लिक आते हैं, तो उसको यहाँ पे रखेंगे, हम एंट्रेंस के पास रखेंगे, है ना। परचेजिंग डिपार्टमेंट, पीवी सेक्शन, पीवी सेक्शन अगर परचेजिंग प्रोविजनिंग सेक्शन है, अगर जो परचेज करता है उसको यहाँ रखना है, तो उसको भी इंट्रेंस के पास रखेंगे, क्योंकि वो टेंडर फ्लोट करता है। पब्लिक डीलिंग, यहाँ पर फर्म आते हैं देखने के लिए, उसको भी ऐसा नहीं कि फैक्ट्री के यहाँ रख देंगे हम लोग, यहाँ भी यहाँ आना पड़ेगा उसको, है ना। पब्लिक रिलेशन, जैसे पेंशन सेल, यहाँ पर रखेंगे हम लोग, ताकि यहाँ से इजी वे में यहाँ पर आए। तो पब्लिक डिपार्टमेंट को हम लोग कहाँ पे रखेंगे, एंट्रेंस पे रखेंगे। कैश डिपार्टमेंट को सेपरेट होना चाहिए। कहा जाता है कि कैश डिपार्टमेंट को सेपरेट होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। देखते हैं आप जाते होंगे कैश ऑफिस में, तो ये ग्रिल लगा रहता है, एम्प्लॉय अंदर बैठता है, तो इस टाइप का रहता है। तो सेपरेट होना चाहिए, क्योंकि पैसे का मामला है ना, उसको अलग होना चाहिए, ताकि नॉर्मल जो पर्सन है वहां पर वहां तक पहुंच ना पाए, जिससे कैश डिपार्टमेंट से काम है सिर्फ वही जा सके। ठीक है। जैसे बैंक में देखते हैं, जहाँ पर कैश रहता है वो पूरा केज में बना रहता है, अंदर रहता है एकदम सेपरेट करके। अकाउंट डिपार्टमेंट्स, अकाउंट डिपार्टमेंट, ड्राइंग ऑफिस, डिजाइनिंग डिपार्टमेंट को जनरल ऑफिस से सेपरेट होना चाहिए, है ना। जो जनरल ऑफिस से हैं, है ना, वहां से अकाउंट डिपार्टमेंट को अलग अब रखेंगे, क्योंकि अब जैसे टाइम ऑफिस के पास अकाउंट अकाउंट डिपार्टमेंट रखें तो कोई मतलब नहीं है ना। ड्राइंग ऑफिस है, ये भी अलग चीज है जहाँ ड्राइंग रहते हैं। अब डिजाइनिंग डिपार्टमेंट, इसको आप कहाँ रखेंगे, ये सबको चाहेंगे कि आप प्रोडक्शन के पास रखें, है ना, प्रोडक्शन के पास रखें इन दोनों को। तो इन सबको जनरल ऑफिस से सेपरेट होना चाहिए। ऐसे डिपार्टमेंट जिसमें नॉइजी इक्विपमेंट जैसे टाइपराइटर, डुप्लीकेटर एंड काउंटिंग मशीन हो, उसे ग्रुप बनाकर सेपरेटली रखना चाहिए, ये सबको एक साथ रख दें, ताकि वहां पर आवाज करते रहे ये सब, है ना। तो नॉइजी इक्विपमेंट्स को चाहेंगे कि एक साथ ग्रुप बनाकर रखें। तो ये प्रिंसिपल रहेगा आपका, लेआउट बनाते समय ये सिद्धांत रहेगा कि ऐसा ऐसा करना है हमको, तब आप लेआउट बनाएंगे भाई, है ना। एक ऐसा रूम बनाएंगे जिसमें टाइपराइटर, डुप्लीकेटर, अकाउंटिंग मशीन सब रखा हो, है ना। उसको थोड़े वॉल को थिक करेंगे, ताकि उसकी आवाज बाहर ना जाए, इस तरफ अगर काम करेंगे तो आप इस बेस पर लेआउट बनाएंगे, तो यही प्रिंसिपल आपका रहेगा। अब फ्लो ऑफ वर्क, प्रिंसिपल में एक है कि अब फ्लो ऑफ वर्क को आप कंसिडर करेंगे। ठीक है। क्या करेंगे इसमें कंसिडर, कि ये ऑफिस लेआउट का एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, कि आप देखेंगे कि ऑफिस का लेआउट ऐसा बनाएंगे जहां पर आपका वर्क का फ्लो बना रहे, है ना। कुछ देर पहले मैंने बताया था ना कि अगर आप एक ऑफिस में, है ना, यहाँ पर लगा देंगे प्रिंटर और ऐसे 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 आदमी बैठा हो, तो ये सही से नहीं होगा। लेकिन ऐसे बीच में लगा देंगे आप यहाँ पर, तो ये यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, इस दोनों के बीच में अगर गैप अधिक रहेगा, तो आपके आदमी का मूवमेंट सही रहेगा। तो मेन आपका ऑफिस में काम वर्क होता है ना, वर्क होता है। तो आपका इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल क्या है, कि वर्क में फ्लो बना रहे, वर्क में क्या बना रहे, फ्लो बना रहे, काम होता रहे लगातार, वो ऑफिस के डिजाइन की वजह से उसमें ना रुके। ठीक है। तो ये क्या है, ऑफिस लेआउट का इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। यदि लेआउट का शेप स्ट्रेट लाइन, अ सर्कल और यू शेप में हो, इससे इम्प्लॉई
एंड पेपर के मूवमेंट में कम से कम रिस्ट्रिक्शन होता है और इससे वर्क फ्लो बना रहता है। जैसे, तो इसे याद रखिएगा। ठीक है, अगर लेआउट आपका जो ऑफिस है उसका शेप जो है स्ट्रेट लाइन रहे, है ना, सर्कल रहे या यू शेप में रहे, तो इसी एम्प्लॉई के पेपर में मूवमेंट में आसानी होता है। कैसे, थोड़ा देख लेते हैं इसको। अगर स्ट्रेट लाइन है ना, इस तरह से रहे, तो ये भी इजी है कि दोनों के बीच में गैप है, यहाँ एम्प्लॉय ऐसे बैठे हैं, यहाँ एम्प्लॉय ऐसे बैठे हैं, है ना। बस टू वे इसको रास्ता बनाइए, जो ये आपका बीच में है उसको टू वे बनाइए, दो आदमी आराम से जा सकता है। ये उठेगा यहाँ जाएगा, ये उठेगा यहाँ से जाएगा, ये उठेगा यहाँ से जाएगा, तो ये मूवमेंट क्या बना रहेगा स्ट्रेट लाइन। सर्कल में अगर इस टाइप का है ना, तो ये भी ठीक है। आप कुछ चीजों को, जी सर, एक हाँ, क्वेश्चन पूछना था सर। ये ऑफिस लेआउट में सर्कल तक का तो जिक्र करा नहीं था, सर्कल तो उसमें ऑफिस लेआउट में बताया नहीं गया था। कहाँ नहीं बताया गया था। जो अपन ऑफिस का लेआउट पढ़ रहे थे ना, हम्म। उसमें सर्कल का तो वो नहीं था। अच्छा, नहीं था, तभी देख लीजिए। हाँ हाँ, क्योंकि ये तो बेस्ट लग रहा है, पर उसमें ऑफिस में लेआउट उसका सर्कल का बताया ही नहीं गया था। और नहीं, ठीक है, सर्कल हो सकता है ना, तो ये सर्कल हो सकता है। तो ये अगर सर्कल हो तो यहाँ पर एक गेट है, ठीक है, और तो ये भी है, ये आसान से निकल, यहाँ से निकलेगा मूवमेंट करेगा, 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 यहाँ से निकलेगा ये मूवमेंट करेगा। तो ये भी शेप सही है। यू शेप में जो रहता है मुझे तो यू शेप ही ज़्यादा अच्छा लगता है ना। कि ऑफिस कैसे, यहाँ पर एंट्रेंस हो गया, यहाँ ऐसे 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 है, ऐसे ऐसे सब वही है, लगभग स्ट्रेट की तरह से ही हो गया। यू शेप में जो ये स्पेस है इसका भी यूज हो जा रहा है ना, इसका भी स्पेस में यूज हो जा रहा है। तो ऐसा कर सकते हैं, लेआउट रख सकते हैं जिससे कि रिस्ट्रिक्शन ना हो, मूवमेंट, पेपर के मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शन ना आए। एक लास्ट इसमें पॉइंट है कि लेआउट को इस प्रकार से अरेंज करना चाहिए, अरेंजमेंट करना चाहिए जिससे कि स्टाफ फाइल का बैकवर्ड मूवमेंट ना हो और क्रिस क्रॉस या बैक ट्रैकिंग ना हो, ट्रैकिंग ना हो। ये क्या है, आपको लेआउट का अरेंज ऐसा करना पड़ेगा, है ना, जिससे कि देखिए आपको ये इसमें बहुत स्टडी करना पड़ेगा। एक ऑफिस बनाते समय अगर ऐसा करना है आपको कि एक एम्प्लॉय का बैकवर्ड ना हो, है ना, या तो जैसे किसी फाइल का बैकवर्ड डायरेक्शन ना है, सपोज कीजिए, है ना, एक एम्प्लॉय यहाँ बैठा है, एक एम्प्लॉय यहाँ बैठा है, एक एम्प्लॉय यहाँ बैठा है, ये जो काम करेगा ना, जैसे आपका, जैसे समझ लीजिए कि आपने एक एलटीसी पुटअप किया, ये आपका पहला पर्सन आया, ये स्क्रूटनी किया, ठीक है, देन स्क्रूटनी करके ये इसको दे दिया, है ना, ये आपका जैसे डिटेल चेक किया, इसने इसने कहा ओके, साइन किया, देन इसको फाइनल फैक्ट्री ऑर्डर करने के लिए इसको दे दिया, ठीक है, और ये फिर जब फैक्ट्री ऑर्डर हो जाएगा तो ये एफएनडे के पास चला जाएगा, अलग डिपार्टमेंट चला जाएगा। तो ये फाइल लौट के नहीं आया, बैकवर्ड नहीं, इसमें ये फॉरवर्ड डायरेक्शन हो रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसा हो कि एक नंबर वाला एम्प्लॉय यहाँ बैठे, तीन नंबर वाला यहाँ, दो नंबर वाला यहाँ हो, इस टाइप का अगर बैठ गया, तो फाइल यहाँ से निकला, किसके पास गया, इस दो नंबर वाले के पास गया, स्क्रूटनी करने के बाद आपका डिटेल चेक करने के लिए, पीआईएस डिटेल समझिए, और फिर फैक्ट्री ऑर्डर होने के लिए फिर से तीन तीन नंबर के पास है, मतलब बीच में, अभी तो चेंज हो गया, यहाँ आना पड़ रहा है उसको। तो इससे क्या हो गया, अब फाइल का बैकवर्ड डायरेक्शन हो गया, है ना, फाइल का बैकवर्ड डायरेक्शन हो गया। तो ये गलत है, फाइल का क्रिस क्रॉस ना हो, बैकवर्ड डायरेक्शन ना हो, ऐसा आप बनाए ताकि हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में है और निकल जाए। ठीक है, तो आपको एक ऑफिस बनाते में कितना सोचना पड़ता है, इसका काम डिफाइन करना पड़ेगा, ये क्या काम कर रहा है, ये क्या काम कर रहा है, ये काम कर रहा है, उसी के हिसाब से आपको अरेंजमेंट भी करना पड़ेगा। इसको सीटिंग यहाँ देना पड़ेगा, इसको सीटिंग यहाँ, इसको सीटिंग यहाँ।
ये देखते हैं कि स्पेस रिक्वायरमेंट फॉर स्टाफ एंड इक्विपमेंट, स्पेस के लिए, स्टाफ और इक्विपमेंट के लिए जो स्पेस चाहिए, उसको उस प्रिंसिपल पे बात करेंगे कि सभी इंप्लॉय को सफिशिएंट स्पेस होना चाहिए जिससे वर्क को इफिशिएंटली किया जा सके। सिंपल सी बात है भाई, आपके पास आप काम कर रहे हैं, अगर स्पेस ना हो ना तो बहुत हैबिटेट कंडीशन होता है ना। जो ऑफिस में काम किए हैं या जो ऑफिस में काम कर रहे हैं उनको ये तो एकदम वेल डिफाइन होगा, उनको पता होगा कि अगर उनके आसपास अगर जगह नहीं रहता है ना तो बड़ा ऑकवर्ड फील होता है और काम करने में नहीं बनता। जैसे एम्प्लॉय यहाँ पर एक बैठा है काम कर रहा है, इसके पास अगर जगह ना हो, है ना, ये ऐसा मूवमेंट करे, निकल के तुरंत मूवमेंट करे, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि यहाँ से ऐसे जाए तब मूवमेंट करे, है ना। और उसके बाद स्पेस नहीं है, एक आदमी यहाँ बैठा है तो जस्ट दूसरे बगल में ये बैठा है, इसका फाइल दोनों का फाइल मिक्स हो रहा है। जनरली ऑफिस में देखते भी होंगे एक साथ सारा टेबल ऐसे लगा रहता है ना। इसका फाइल इसमें मिक्स हो रहा है, इसका फाइल इसमें मिक्स हो रहा है, क्योंकि आदमी को उठाया तो इस पे रख दिया, इसका इस पे रख दिया, वो काम करने में नहीं मानता है। तो एम्प्लॉय को एक सफिशियंट स्पेस होना चाहिए, वर्क इफिशिएंटली होगा। स्पेस की मात्रा के लिए मतलब स्पेस कितना क्या रहना चाहिए, तो उसको कुछ स्टेटमेंट है, उस पर आपको कंसीडर करना पड़ेगा, कुछ कंडीशन है, प्री कंडीशन है, उस पर ध्यान देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा ध्यान, तो नेचर ऑफ वर्क देखना पड़ेगा कि कैसा वर्क का नेचर कैसा है। जैसे एक एम्प्लॉय है बैठा है यहाँ पर, ठीक है, और इसके पास इतना बड़ा टेबल है और इसके पास काम क्या है, एक डाक को रिसीव करना, इन करना, एक डाक को आउट करना। तो इसको इतने बड़े टेबल की जरूरत है, जरूरत नहीं है, इसको इतना छोटा सा टेबल भी चलेगा। लेकिन एक एम्प्लॉय है जिसके पास बहुत सारे लोगों की फाइलें आती है तो उसको बड़ा टेबल चाहिए, है ना, ताकि अलग अलग फाइल ही अलग अलग टेबल पे जनरली टेबल पे फाइल रखते नहीं है, लेकिन एक साथ जब प्रोसेस हो रहा हो तो उसको रखना तो पड़ेगा ना, टेबल पे ही रखना पड़ेगा, डेस्क पे रखना पड़ेगा। तो नेचर ऑफ वर्क को समझना पड़ेगा कि इसका नेचर ऑफ वर्क क्या है, ठीक है। साइज एंड शेप ऑफ डेस्क, डेस्क का साइज एंड साइज, फर्नीचर, इक्विपमेंट, है ना, ये सब भी देखना पड़ेगा। इस कंडीशन को कंसीडर आपको करना पड़ेगा कि डेस्क का शेप कैसा होगा। जनरली अगर देखिए, जैसे आप जाते होंगे तो किसी ऑफिसर का डेस्क ना देखते होंगे, जैसे ये ऑफिसर बैठा है तो इसका डेस्क जनरली इस राउंड में देखते होंगे आप, किस राउंड में रहता है, ऐसा क्यों रहता है, क्योंकि देखिए इसके पास ना, इसके ऑफिसर के पास अधिक पर्सन विजिट करते हैं, तो इससे क्या हो गया, इसके पास नंबर ऑफ पर्सन जो इसके सामने बैठेंगे वो अधिक बैठ पाएंगे, है ना, अधिक बैठ पाएंगे। और ये यहाँ से मूवमेंट करेगा तो हर एक से इंटरेक्ट कर पाएगा, हर एक से इंटरेक्ट कर पाएगा यहाँ से, ठीक है। लेकिन ऐसा ही सिर्फ टेबल लगा दे तो यही इतना ही आदमी बैठ पाएगा, फिर इसके पास पीछे बैठेगा, लेकिन ऑफिसर को अधिक से अधिक आदमी से इंटरेक्ट करना पड़ता है ना। हम लोग जाते हैं कभी तो उसके अगर 6-7 चेयर लगे हैं तो भी इनफ नहीं होता है ना, यहाँ पीछे ऐसे बैठना पड़ता है, तो उसको चाहिए और चेयर चाहिए। तो इस टाइप का आपको डेस्क शेप, जो साइज और शेप है वो भी समझना पड़ेगा कि किसको लगेगा ऐसा, किसको नहीं लगेगा। तो उसके अनुसार आप लेआउट बनाएंगे, ठीक है। अब सी है कि दो डेस्क की बीच की दूरी, इसको आप कंसीडर करेंगे, है ना, दो डेस्क के बीच की दूरी को आप कंसीडर करेंगे कि कितना होना चाहिए जिससे फ्री मूवमेंट हो सके। दो, एक डेस्क यहाँ पर लगाए एक एम्प्लॉय का, एक डेस्क यहाँ पर लगा दिए, है ना, थोड़ा सा गैप रखे इसमें, तो ये पर्सन भी उठ के इजिली मूव कर लेगा। यहाँ से कुछ लाना है, पेपर लाना है, या तो प्रिंटर यहाँ लगा हुआ है, आजकल सिंगल प्रिंटर लगता है ये ऑफिस में, सारे कनेक्ट रहते हैं कंप्यूटर से, तो मल्टी शेयरिंग रहता है, तो यहाँ से उठ के लेते आया, यहाँ से उठ के लेते आया। लेकिन अगर यही आप ये टेबल रख दिए, सॉरी टेबल रख दिए और दूसरा टेबल यहाँ रख दिए तो चिपक गया, तो ये फिर इसको मूवमेंट ऐसे पीछे से करना पड़ेगा जाके। तो आपको दो डेस्क के बीच की दूरी को समझना पड़ेगा कि कितना रखना है ताकि इजिली मूवमेंट हो सके, ठीक है। अब डी है कि नंबर एंड लोकेशन ऑफ विंडो, कॉलम्स, डोर्स एंड लोकेशन ऑफ एमिनिटीज
इसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि खिड़कियां कितनी है, कि ऑफिस में कितने विंडो है ना, कितने विंडो है, कॉलम्स कितने हैं, मतलब कॉलम जो पिलर्स होते हैं ना, पिलर्स कितने हैं, डोर्स कितने हैं, कितने डोर्स हैं, लोकेशन ऑफ एमिनिटीज, मतलब सुविधाओं का केंद्र कहाँ, लोकेशन कहाँ है ना, ऑफिस है तो एमिनिटीज में वॉशरूम कहाँ पर है ना, वॉशरूम किधर है, तो अब वॉशरूम अगर 1 किलोमीटर दूर रख देंगे तो ये तो यानी फिजिबल नहीं है ना, 1 किलोमीटर दूर जाना आना, 2 घंटा इसी में लग गया आपका, एम्प्लॉय ऐसे ही चल जाएगा। एमिनिटीज बगल में रखेंगे, कितने विंडोज होना चाहिए है ना, कितने विंडोज होना चाहिए, ताकि फ्रेश एयर आए, तो आपका एम्प्लॉय जब फ्रेश एयर आएगा तो एम्प्लॉय आपका वर्किंग कंडीशन उसका अच्छा होगा, तो वो अच्छे से काम करेगा है ना, उसको फ्रेश एयर मिलेगा। तो कॉलम्स कितने होने चाहिए, क्या ये ऐसा नहीं ऑफिस में एक ऑफिस बनाया आपने उसमें 15-20 कॉलम ही डाल दिए, तो एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहा है ना, सुपरवाइजर देख पाएगा इसमें, और मूवमेंट में प्रॉब्लम होगा इसमें है ना। तो ये सब आपको कंसिडर करना पड़ेगा। उसके बाद है कि नंबर ऑफ प्राइवेट ऑफिसेस फॉर एग्जीक्यूटिव्स, आपके जितने भी फैक्ट्रीज में या इंटरप्राइज में एग्जीक्यूटिव्स हैं जो ऑफिसर्स हैं, उनके लिए प्राइवेट ऑफिस होता है ना, वो अब आपके ये बड़े ऑफिस में आके तो नहीं बैठेगा ना, उनके प्राइवेट ऑफिसेस होते हैं। तो ये भी कंसिडर करना पड़ेगा कितने प्राइवेट ऑफिस हमें बनाने हैं, कितने एग्जीक्यूटिव हैं, ऐसा नहीं कि सबके लिए एक प्राइवेट ऑफिस दे दिए है ना, तो कितने ऑफिस बनाने हैं, इस कंडीशन को भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये भी प्री कंडीशन है आपका। अब है रिक्वायर्ड स्पेस, स्पेस इन स्क्वायर फीट, डेजिग्नेशन या पोस्ट, एक तरह से फिक्स किया गया है कि जैसे एक क्लरिकल वर्कर को है, अगर क्लरिकल स्टाफ है तो उसको काम करने के लिए अपने आसपास, जैसे ये क्लरिकल स्टाफ है, इसको काम करने के लिए आसपास जो है 70 से 70 स्क्वायर फीट जगह चाहिए है ना, 70 से 70 स्क्वायर फीट चाहिए, सिर्फ इसका जगह हो जो काम कर सके क्लरिकल वर्कर के लिए। एक सुपरवाइजर के लिए 100 से 120 स्क्वायर फीट होना चाहिए। जूनियर एग्जीक्यूटिव जो है ना, समझ लीजिए कि जेडब्लम्स हैं, उनके लिए 150 स्क्वायर फीट होना चाहिए। अब सीनियर एग्जीक्यूटिव जो हैं उनके पास 200 स्क्वायर फीट का उनके आसपास जगह होना चाहिए ताकि काम कर सके वो। कोई डिपार्टमेंटल हेड है, डीयू है, एचओडी है, कुछ भी है, तो इनको चाहिए कम से कम 300 स्क्वायर फीट का अपने पास आसपास एरिया चाहिए काम करने के लिए। और टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं, जीएम्स हैं, आपके सीनियर जीएम्स हैं, इन सबको 400 से 500 स्क्वायर फीट का होना चाहिए। अब आप सपोज कीजिए, सोचिए कि ये ऑफिस में है, अगर सीजीएम को यहाँ, आपके जो जनरल मैनेजर उनको यहाँ बैठा दिए, क्या वो काम कर पाएगा? यहाँ भी का एम्प्लॉय बैठे हैं, यहाँ भी एम्प्लॉय है, वो नहीं काम कर पाएगा। क्यों नहीं काम कर पाएगा? क्योंकि उनसे दिन भर मिलने वालों की संख्या अधिक होती है, जो उनका जो डिस्कशन होता है, नंबर ऑफ पर्सन अधिक के साथ डिस्कशन होता है, मीटिंग्स होते हैं, तो वो यहाँ नहीं काम कर पाएगा है ना। तो इसलिए उनको अधिक से अधिक स्पेस की जरूरत होती है। ठीक है, ये तो हो गया डेजिग्नेशन या पोस्ट के हिसाब से। अब इक्विपमेंट्स के हिसाब से अगर देखें, टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट, जैसे टेबल, हम्म जैसे टेबल तो 4 से 5 स्क्वायर फीट। जैसे स्मॉल कैबिनेट है, 5 से 7 कैबिनेट जो होता है जिसमें फाइल्स रखे रहते हैं, 5 से 7। लार्ज साइज कैबिनेट 6 से 8। मेन है इसलिए इसलिए मतलब ये जो बीच का ये है ना, जिसपे हम लोग, जो गैलरी कॉरिडोर होता है, ठीक है, तो 5 स्क्वायर फीट। साइड वे, जैसे अगर साइड से भी गुजर सकते हैं तो वो 4 स्क्वायर फीट का। तो इस तरह से एक डिफाइन किया गया कि ऐसा होना चाहिए, मिनिमम ऐसा, मैक्सिमम
रखिए, आपकी मर्जी, है ना, लेकिन मिनिमम ऐसा इतना होना चाहिए। तो इसको याद कीजिएगा, याद रखिएगा। अब है नंबर ऑफ प्राइवेट ऑफिसेस। ऐसे रूम्स, कैबिन्स, क्यूबिकल्स जो ऑफिस के अदर पार्ट से अलग रहते हैं उसे प्राइवेट ऑफिसेस कहते हैं ना। क्यूबिकल्स, क्यूबिकल्स जानते होंगे आप लोग, क्यूबिकल्स। अब देखते होंगे जनरली प्राइवेट ऑफिसों में होता है ना, सरकारी ऑफिस में भी कम है, ये देखने को नहीं मिलता जल्दी। यहाँ पर देखते हैं कि ऐसा रहता है, यहाँ पर एक एम्प्लॉय काम कर रहा है, यहाँ पे एम्प्लॉय, यहाँ पर एम्प्लॉय, दैट इज क्यूबिकल्स। हाँ, ठीक है। कुछ कुछ फैक्ट्री में है, लेकिन जनरली प्राइवेट ऑफिस में तो है, होता ही है ना। तो ऐसे रूम्स, केबिन्स, क्यूबिकल्स जो ऑफिस के अदर पार्ट में रहते हैं उसे, इसको प्राइवेट ऑफिस भी ये कह सकते हैं। इस आदमी का ये तो प्राइवेट ऑफिस हो गया ना इस टाइप का, यहाँ पर क्योंकि क्यूबिकल्स लगे हुए हैं तो ये सेपरेट हो जा रहे हैं, ठीक है। नॉर्मली ऐसे ऑफिसेज जो हाई ऑफिशियल्स या हाई एग्जीक्यूटिव्स को प्रदान किया जाता है ना, ये प्राइवेट ऑफिसेज उनको दिया जाता है। क्या क्या रीजन है प्राइवेट ऑफिसेज देने के? उनके रीजन क्या है? मैटर ऑफ प्रेस्टीज और स्टेटस ऑफ एग्जीक्यूटिव, ये भी मायने रखता है कि किसी को प्राइवेट रूम ऑफिस देना है, उसका प्रेस्टीज, उसकी इज्जत का सवाल रहता है। अब आप सीजीएम को बैठा देंगे, ईटी में बैठा दीजिए कि यहीं काम करेंगे, सब नहीं है ना, उसका स्टेटस भी तो होना चाहिए, इसका स्टेटस होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि ये स्टेटस सिर्फ इस आदमी के लिए, आपके पूरे ऑर्गेनाइजेशन का भी एक शान है ना। अब आप सीजीएम के लिए अगर आप ऑफिस देखेंगे बढ़िया रहता है, तो वो ऐसा नहीं कि उसके उसके लिए सिर्फ अच्छा है, आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी प्राइड है कि हमारा जो टॉप मोस्ट जो ऑफिशियल्स हैं उनके लिए ऐसी सुविधाएं हैं। पोर्टफोलियो के अनुसार तो रहेगा ही उसके पास, है ना, लेकिन ऐसी है। ऐसा नहीं कि अरे कहेगा अरे तुम्हारा तो सीजन ऐसे बैठता है, यहाँ रहता है, वहां रहता है ना। तो एक स्टेटस मेंटेन करना पड़ता है। यदि वर्क का नेचर कॉन्फिडेंस, यदि वर्क का नेचर कॉन्फिडेंशियल हो, ऐसे काम करता हो जहां पर जो वर्क है ना वो काफी कॉन्फिडेंशियल टाइप का है, तो उसको प्राइवेट रूम देना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्फिडेंशियल काम कर रहा है वो, है ना, उसको प्राइवेट रूम देना पड़ेगा। यदि कार्य के लिए अधिक मेंटल कंसंट्रेशन की आवश्यकता हो, जैसे मैंने कहा ना कि अगर यहाँ पर कोई अकाउंट्स का पर्सन काम कर रहा है, उसके बगल में एक टाइपिस्ट को बैठा दीजिए तो वो काम नहीं कर पाएगा, वो, है ना, काम ही नहीं कर पाएगा। तो क्योंकि इसमें अकाउंट्स में मेंटल कंसंट्रेशन की आवश्यकता अधिक होती है, क्योंकि पैसे का मामला है, पैसे को देखना पड़ता है, उसका थोड़ा बहुत ब्रेकअप है, ये सब देखना पड़ता है, तो उसके लिए आपको प्राइवेट रूम देना पड़ेगा। अगर एग्जीक्यूटिव से आकर मिलने वाले विजिटर्स के बारे में बताएं ना, जब जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, जो बड़े ऑफिसर्स उनके पास विजिटर्स बहुत ज़्यादा आते हैं, तो फिर उनको प्राइवेट रूम चाहिए। तो यही रीजन है कि उनको प्राइवेट रूम दिया जाता है। मॉडर्न ट्रेंड्स के अनुसार प्राइवेट ऑफिस के कल्चर को डिस्करेज करना चाहिए। क्यों ऐसा? आजकल आप देखते होंगे, जो इसमें जाइए, प्राइवेट बैंक्स में जाइए, तो प्राइवेट बैंक देखते हैं पूरा ओपन रहता है लगभग। पहले डेस्क ना, ये जो क्यूबिकल्स होते थे ये बड़े, अब सरकारी बैंक में जाइए, गवर्नमेंट बैंक में, तो आपका क्यूबिकल्स बहुत ऊंचा ऊंचा रहता है ना। आप इम्प्लॉय से बात ऐसे एक छोटे से विंडो से करते हैं, इससे बात करते हैं, है ना। लेकिन ये इसमें है, ये स्टेटस लगेगा, ये बहुत बड़ा स्टेटस में है, आप बहुत बेचारे एकदम यहाँ पर खड़े हैं, बात कर रहे हैं, छोटा सा ऐसे खिड़की से विंडो से बात कर रहे हैं। लेकिन प्राइवेट में जाइए तो, प्राइवेट बैंक में जाइएगा तो ये क्यूबिकल्स जो इसका लेंथ है ये कम कर दिया गया है, ताकि आपके हाइट से एम्प्लॉय यहाँ बैठा रहे और आप हेड टू हेड बात कर सकें उससे। इससे क्या होता है, आप एम्प्लॉय का और उसके कस्टमर का रिलेशन अच्छा बनता है, सिंपल सी बात है, उसका रिलेशन क्या होता है, उससे अच्छा बनता है ना। ये एक दूसरे को ज्यादा अच्छा समझ सकता है तो उसका काम कर पाएगा वो, है ना। तो आजकल जो है प्राइवेट ऑफिस के कल्चर को देख, प्राइवेट बैंक में गए होंगे तो उसका मैनेजर भी ना ये ऐसे ही बैठता है, उसका जो टॉप मैनेजर है वो भी ऐसे ही बैठता है।
और एसबीआई में जाइएगा तो मैनेजर वो ऐसे पैक करके बैठता है, देख भी ना पाएंगे आप मैनेजर को, है ना। लेकिन एचडीएफसी बैंक में जाइए तो आपका मैनेजर ऐसे खुला ही है, ऐसे बैठता है। तो मॉडर्न ट्रेंड्स के अनुसार जो है इस प्राइवेट ऑफिस के कल्चर को डिस्करेज किया जाना चाहिए, करना चाहिए, मतलब इसे बढ़ावा नहीं देना चाहिए। जनरल ऑफिस की तुलना में प्राइवेट ऑफिस में 2 से 3 टाइम अधिक स्पेस की जरूरत होती है भाई। अगर किसी को प्राइवेट ऑफिस देना है तो उसके लिए इतना बनाना पड़ेगा, फिर बड़ा बनेगा। अब यहाँ इसका क्यूबिकल जगह या रूम बना तो इतना स्पेस सब जाएगा ना, तो 2 से 3 बार यानी अधिक टाइम्स स्पेस की जरूरत होती है। सिंपल सी बात है, 2 से 3 गुना अधिक स्पेस की जरूरत होती है ना। यूज ऑफ पार्टीशन क्या है ये, कि मॉडर्न ऑफिस में प्राइवेट ऑफिस के सब्स्टिट्यूट की तरह पार्टीशन का यूज किया जाता है। इसके एडवांटेज हैं, है ना। यही पार्टीशन, जैसे क्यूबिकल्स बनाते हैं ना, छोटे क्यूबिकल्स बनेंगे, पार्टीशन कर दिया जाता है। यहाँ पर बड़ा सा रूम है, उसी में यहाँ पर कार्डबोर्ड भी लगा दिए, तो अलग अलग डिपार्टमेंट भी बना सकते हैं पार्टीशन करके, है ना। पार्टीशन करके अलग अलग डिपार्टमेंट भी बना सकते हैं। तो क्यों बनाते हैं, ऐसा क्या करते हैं, इससे ऑफिस के स्पेस के वेस्टेज को रोका जाता है ना। वेस्टेज को रोका जाता है, पार्टीशन करके यहाँ भी ऑफिस बन सकता है, इधर भी ऑफिस बन सकता है, इधर भी ना। लेकिन पार्टीशन करेंगे तभी तो बनेगा। आप चाहेंगे कि यहाँ पर अकाउंट भी है, इधर भी बिल ग्रुप, दोनों एक ही बड़े से कमरे में बन जाए, बन सकता है अगर पार्टीशन कर दें आप इसे, कार्डबोर्ड लगा के पार्टीशन कर दें, है ना। तो इससे ऑफिस के स्पेस का वेस्टेज को रोका जाता है। इसके द्वारा वर्क के फ्लो को बिना नुकसान के प्राइवेसी भी मेंटेन होता है। आपने पार्टीशन कर दिया तो इससे क्या हो जाएगा, प्राइवेसी भी मेंटेन रहा। इसके द्वारा इसके लिए अलग से लाइटिंग और वेंटिलेशन की आवश्यकता नहीं होती है ना। आपने यहाँ पर कार्डबोर्ड लगा के इसको पार्टीशन कर दिया, पार्टीशन कर दिया, बहुत ज़्यादा हाइट नहीं होती है, और यहाँ पे ऊपर पे ही एक लाइट होता है, तो ये लाइट इसे भी मिल रहा है, इसे भी मिल रहा है, तो अलग से उसको लाइटिंग की आवश्यकता नहीं है। अलग से वेंटिलेशन नहीं चाहिए। जो इस ऑफिस में यहाँ ये जैसे वॉल है, यहाँ पर जो वेंटिलेशन काम कर रहा है, ये इसको भी वेंटिलेशन काम दे रहा है, इसको भी वेंटिलेशन दे रहा है, तो अलग से उसको वेंटिलेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए पार्टीशन करते हैं। इससे सुपरविजन वर्क में सहायता होती है। अगर अलग अलग ऑफिस बना देंगे इस टाइप का अलग अलग, तो जो सुपरवाइजर रहेगा, सपोज कीजिए कोई टॉप ऑफिशियल है, तो वो सुपरवाइज करने के लिए हर एक के पास इस तरह से उसको जाना पड़ेगा, हर एक रूम में जाना पड़ेगा। लेकिन एक ही ऑफिस में अगर इस तरह से है, सेपरेट कर दिया गया है, तो इजिली वो देख सकता है। ठीक है, इस कारण पार्टीशन करते हैं, यूज ऑफ पार्टीशन। अगर कुछ स्पेशल पर्पस रूम, ठीक है, अब थोड़ा सा बोरिंग होने लगा, लोग घटने लगे, 5 मिनट में खत्म कर दूंगा। कुछ स्पेशल रूम्स की आवश्यकता होती है, जैसे रिसेप्शन रूम एंड कॉन्फ्रेंस रूम। सिंपल सी बात है, कॉन्फ्रेंस होगा तो उसके लिए स्पेशल रूम चाहिए। सिर्फ वहां पर कॉन्फ्रेंस ही हो सकता है, कुछ और नहीं हो सकता है, इसलिए उसका डिजाइन भी अलग टाइप का होता है ना। डिजाइन भी रखेंगे कॉन्फ्रेंस रूम का अलग टाइप का। हम इस टाइप का डिजाइन रखेंगे कॉन्फ्रेंस रूम में, यहाँ पर जो चेयरमैन बैठेगा ताकि सबसे कॉन्फ्रेंस कर सके। तो ये सब स्पेशल रूम है, कॉन्फ्रेंस रूम हो गया, रिसेप्शन रूम हो गया। रिसेप्शन रूम में आके यहाँ पर जो विजिटर्स हैं वो बैठते हैं, सपोज कीजिए ये रिसेप्शन रूम है, तो यहाँ पर आके विजिटर्स बैठते हैं, तो उसके लिए अलग टाइप का रूम बनता है। यहाँ पर हो सकता है उनकी यहीं पर वॉशरूम हो, अमेनिटीज उसके अटैच हो सकता है, अटैच करना पड़ता है। यहाँ पर डिस्प्ले कुछ लगाना पड़ता है। डिस्प्ले मीन्स कि आप चाहें तो यहाँ पर टीवी लगा सकते हैं, या अपने फैक्ट्रीज के बारे में बताने के लिए यहाँ डिस्प्ले लगाया जाता है तरह तरह के, ताकि वो बैठ के देख सके, बोरिंग ना हो, बोर ना हो, है ना। टाइम इजिली इसका यहाँ पर स्पेंड हो जाए, क्योंकि वेटिंग रूम है ना ये, ठीक, वेटिंग रूम है, रिसेप्शन रूम है, तो इस तरह से इसका भी अलग डिजाइन करना पड़ता है। तो ये सब स्पेशल रूम होते हैं। रिसेप्शन रूम को अट्रैक्टिव एंड वेल डेकोरेटेड होना चाहिए, इसे एंट्रेंस या मेन गेट के पास होना चाहिए। तो जानते हैं कि स्पेशल रिसेप्शन को वो जगह है, और डेकोरेटेड होना चाहिए ताकि जो आए ना, क्योंकि सबसे पहले इस, जैसे ये ऑफिस है,
ऑर्गेनाइजेशन है पूरा, इसमें सबसे पहला आदमी इंटर कहाँ करेगा? रिसेप्शन रूम में इंटर करेगा। तो वो बड़ा ना, कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो वो बड़ा वेल डेकोरेटेड होना चाहिए। अंदर में कुछ भी हो, अंदर में पूरा आपका ऑफिस कबाड़ा ही है, लेकिन रिसेप्शन रूम देखिएगा क्या रहता है, बहुत बढ़िया। फैक्ट्री में है, फैक्ट्री का देखिए रिसेप्शन रूम बढ़िया रहता है, बहुत अच्छा रहता है। और बाकी अंदर में आपको बैठने के लिए टेबल भी ना मिले, ठीक है, लेकिन रिसेप्शन रूम सब बढ़िया रहता है। कॉन्फ्रेंस रूम को टॉप फ्लोर या जनरल ऑफिस से थोड़ा दूर होना, सिंपल सी बात है। जहाँ जनरल ऑफिस है वहां पर कॉन्फ्रेंस रूम नहीं होना चाहिए। टॉप फ्लोर पे हो सकता है, टॉप फ्लोर पे सारा ऊपर पहुंचे, ये सब कंडीशन है सब। तो ये सब स्पेशल रूम है। फिर है कि अब सेफ्टी के देखेंगे कि आपका ऑफिस का सेफ्टी क्या है, कैसे है, ठीक है। तो आज यहीं रहने देते हैं, फिर देखते हैं कल, ठीक है। सर हेलो। हाँ बोले। सर एक सर बार कल के टॉपिक। लिए कुछ पढ़ने के लिए स्टफ मिल सकता है कि जो कल आप पढ़ाएं तो हम थोड़ा सा पढ़ के आए। ठीक है भाई, मैं देख लूंगा, कोशिश कर लूंगा, ठीक है। सर नमस्ते सर।